आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चा टेक्निकल भर्तियों की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़ सकता है। हम अपने YouTube चैनल के ऊपर आप बच्चों को जितना भी टेक्निकल भर्तियों का सिलेबस आता है वो कंप्लीट करवाएंगे। साथ में हर चैप्टर के MCQ भी आप बच्चों को करवाएंगे। और जो बच्चा स्पेशल हरियाणा के अंदर लाइनमैन और SC की तैयारी करना चाहता है उन बच्चों के लिए हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट शुरू कर रखे हैं। हम हर संडे को आपको एक मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे जिसके अंदर हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा आपका HSC पेपर लेगा उसी पैटर्न के आधार पे हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, तो ये प्रैक्टिस सेट लगा के आप जरूर देखना। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी मेहनत है और कितनी मेहनत और करने की आपको जरूरत है। और साथ में आपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताना है, 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। इससे आप लगातार करते रहोगे तो आपकी मेहनत अच्छी होगी। और हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसकी काफ़ी क्लासें हमने कर ली है, वो भी हमारी चलती रहेगी। तो अगर आपको ये क्लासें अच्छे प्रकार से समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और ख़ास करके वो बच्चा हमारे साथ जरूर जुड़ें जो बैच लेने में असमर्थ है। हम उसको कंप्लीट जितना भर्ती का सिलेबस होगा वो फ्री में यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाएंगे। तो आज हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 कर लिए हैं। और स्पेशल जो बच्चे हरियाणा के अंदर लाइनमैन और SC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ALM एंड SA प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। कर्तन मशीनों के लिए किस प्रकार के DC मोटर का प्रयोग किया जाता है? कर्तन कार्य करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का प्रयोग किया जाता है? कर्तन कार्य होते हैं कटिंग टूल वाले। क्या होते हैं? कटिंग टूल। कटिंग टूल के लिए किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या चाहिए? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। तो उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमारे पास कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? शंट मोटर का, सीरीज मोटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। तो कटिंग टूल के लिए हमें जो मोटर चाहिए हमारे पास कौन सी होती है? सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। एक ही वाइंडिंग प्राथमिक व द्वितीय का काम करती है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग का काम करती है? किसका करती है? प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग का काम करती है। करंट ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, विभव ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये होता है हमारे पास CT। क्या होता है? CT उच्च करंट मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभव ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलते हैं? PT ट्रांसफॉर्मर। और ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे है उपकरण ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। कौन से हैं? उपकरण ट्रांसफॉर्मर, उपकरण परिणामित्र। आइसोलेशन हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर NS बराबर में क्या हो? NP। प्राइमरी में चक्रों की संख्या बराबर में सेकेंडरी में चक्रों की संख्या बराबर हो क्या होता है हमारे पास? आइसोलेशन है। यानी K का मान क्या आएगा? 1 आएगा। K का मान कितना आएगा? 1। तो हमारे पास जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक व सेकेंडरी का क्या करती है? काम करती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? क्या करने पहले से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास क्या होती है? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। क्या? एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, धातु की परत चढ़ाना। जैसे तांबे के ऊपर क्या करना? सोने की परत चढ़ाना। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है? एक ये धातु होती है और एक ये धातु होती है। ये हमारे पास एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। तो क्या होती है? जिस धातु से हमने क्या करनी है? परत चढ़ानी है, इस धातु पे परत चढ़ानी है। तो शुरू में ये क्या होती है? हल्की होती है। क्या होती है? हल्की। और ये क्या होती है? भारी। जैसे इससे परत हटेगी तो ये क्या हो जाती है? ये हो जाती है भारी। और ये क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। एनोड से हटके किसके ऊपर चढ़ती है? कैथोड के ऊपर।
तो सोल्डरिंग करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, धातु को चमकाना चाहिए, या सभी कार्य करने चाहिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। सिंक्रोनस मोटर में अंटिंग को न्यूनतम किया जा सकता है। किसके अंदर भाई? जो हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, उसमें अंटिंग को न्यूनतम किया जा सकता है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? जो एक स्पीड पे चलती है। किस पे चलती है? एक ही स्पीड पे चलती है। फ्लाई व्हील का प्रयोग, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, रोटर स्लॉट्स को टेढ़ा करके, या उपरोक्त सभी। तो अंटिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लाई व्हील का प्रयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और जो रोटर स्लॉट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? टेढ़ा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? किसका भाई? स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्टैटिक, स्टैटिक यानी जो स्थिर रहे, क्या रहे? स्थिर रहे। उसका उत्पादन किस कारण से होता है? प्रकाश के कारण से होता है, घर्षण के कारण होता है, उष्मा के कारण होता है, या चुंबकीय के कारण होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा स्थैतिक बिजली उत्पन्न की जाती है? प्रकाश है, घर्षण है, उष्मा है, या चुंबकीय है? किसके द्वारा करते हैं हम? घर्षण के द्वारा हमारे पास क्या होती है? स्टैटिक विद्युत उत्पादन होता है। कौन सा? स्टैटिक विद्युत उत्पादन। कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्या भाई? कुछ विद्युत धारा आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? ये कह रहा भाई कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसी कौन सी सप्लाई होती है? तो आवधिक समय में वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। उसको हम कौन सी सप्लाई बोलते हैं? डायरेक्ट करंट, तापीय धारा, कंपन धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये क्या कर रही है? समय के साथ अपना मान व दिशा क्या कर रही है? बदल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास क्या होता है? प्रत्यक्ष करंट। ये परिवर्तित करंट जिसको बोला जाता है डीसी। और ये हमारे पास क्या होती है? एसी। जो समय के साथ अपना मान व दिशा बदले वो क्या होती है? एसी। और जो समय के साथ अपना मान व दिशा ना बदले वो हमारे पास कौन सी होती है? डीसी सप्लाई होती है। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोध को कहा जाता है। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोध को कहा जाता है वायर बैंड प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। संपीड़ित कार्बन और उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? वायर बैंड प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। एक ओहमिक घटक का वी आई वक्र होता है। तो हमारे पास क्या भी एक ओहमिक घटक है, उसका वी आई वोल्टेज और धारा का वक्र का आकार कैसा होता है? अरेखिक होता है, अंडाकार होता है, रेखिक होता है, या उपरोक्त सभी? तो ओम के नियम के अनुसार हमारे पास क्या है? किसी सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज, क्या? किसी सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज व उसमें बहने वाला करंट एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, जब तक भौतिक अवस्थाएं क्या रहे? समान रहे, जैसे ताप और दाब। और इन पे लगने वाला प्रतिरोध क्या होता है? इनके दोनों के उल्टे अनुपात में होता है। तो ये कह रहा है जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है? V है, और ये हमारे पास क्या है? I है।
तो ये हमारे पास क्या होता है, इनका जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास क्या कर रही है, धारा बढ़ रही है। तो जो रेखिक एलिमेंट होते हैं वो ओम के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है, निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है, एम्पियर है, वोल्टेज है, वाट है, ओम है। तो एम्पियर हमारे पास किसकी होती है, तो ये हमारे पास होती है विद्युत धारा की, किसकी होती है, धारा की। वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। वाट किसकी होती है, शक्ति की, किसकी होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। ओम की, ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की, किसकी है, प्रतिरोध। निम्नलिखित मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती, क्या नहीं करती भाई, संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती। निम्नलिखित मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों की मोटाई, प्लेटों के बीच की दूरी, डाइलेक्ट्रिक की प्रकृति। तो कौन सी चीज इसको प्रभावित नहीं करती है, तो हमारे पास क्या होता है, सी समानुपाती ई ए बाय डी। तो इन चीजों को क्या करती है, जो धारिता होती है, क्या होता है, सी क्या होता है हमारे पास, धारिता होती है, सी क्या होता है, धारिता। ई क्या हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ए हमारे पास क्या है, एरिया है, डी हमारे पास क्या है, दूरी है। प्लेटों का क्षेत्रफल बिल्कुल करता है, प्लेटों के बीच की दूरी ये भी करती है, पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक ये भी करती है, लेकिन प्लेटों की मोटाई क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी। आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए हैं, कोयल का इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है, यदि फेरों की संख्या दोगुनी हो जाए तो इंडक्टेंस का मान क्या होगा, क्या होगा भाई, फेरों की संख्या क्या होगी है, दो गुना हो गई है, क्या होगी फेरों की संख्या, तो हमारे पास क्या होता है, एल समानुपाती एन स्केयर होता है, क्या होता है, एल समानुपाती एन स्केयर होता है। तो अब हमारे पास क्या था भाई, जो ये एन था, ये एन, ये हमारे पास क्या होगा भाई, दो गुना हो गया, कितना हो गया है, फेरों की संख्या क्या हो गई है, दो गुना हो गई है, कितनी हो गई है, दो गुना हो गई है। तो हमारे पास इंडक्टेंस क्या होगा, तो हमारे पास होगा L1 बटे में L2 बटे में L1 बराबर में N2 बटे में N1। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, L2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बटे N1 का स्केयर। तो हमारे पास L2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 N2 का स्केयर यानी 2 का स्केयर बटे में 1 का स्केयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L2 बराबर में क्या हो जाएगा, गुणा में क्या हमारे पास L1 है, गुणा में हमारे पास क्या है, L1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4, और इसका क्या होगा, 1, 1 से करेंगे तो हमारे पास L1 कितना है, 4। तो L2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 4 यानी कितना हो जाएगा, 16 मिली हेनरी। कितना हो जाएगा, 16 मिली हेनरी। कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती तरंग रूप में वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है, क्या होता है भाई, प्रत्यावर्ती तरंग में वर्ग माध्य मूल कितना होता है, यानी आरएमएस, रूट मीन स्केयर। आरएमएस के बारे में पूछा भाई क्या होगा, तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करता है, कह रहा भाई तरंग रूप से आयाम के ऊपर निर्भर करता है, सदैव स्थायी होता है,
आवर्ती पर निर्भर होता है, आवर्तकाल पर निर्भर होता है। किसके बारे में पूछा भाई? आरएमएस मान के बारे में पूछा, रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर का मान कितना होता है? तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है, सदैव स्थायी होता है, आवर्ती पर निर्भर होता है, या आवर्तकाल पर निर्भर होता है। तो ये क्या होता है? ये सदैव स्थायी होता है। क्या होता है? ये सदैव स्थायी होता है। शक्ति गुणांक का प्रशुल्क लिया जाता है। तो जो शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर कम ज्यादा होता है, उसका परिशुल्क यानी चार्ज किससे लिया जाता है? तो शक्ति गुणांक प्रभावित होने से हमारे पास इफिशियंसी भी क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। अगर शक्ति गुणांक कम हो गया तो हमारे पास क्या आएगी? क्षमता कम आएगी। और ये शक्ति गुणांक किस कारण से कम होता है? ये होता है किसके कारण? इंडक्टिव लोड के कारण। क्या होता है? इंडक्टिव लोड के कारण क्या हो जाती है? धारा वोल्टेज से पीछे हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है? पावर फैक्टर कम हो जाता है। क्योंकि पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है? कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, धारा और वोल्टेज के बीच में बनने वाला कोसाइन एंगल हमारे पास क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। तो इसका शुल्क किससे लिया जाता है? घरेलू उपभोक्ता से, बड़े औद्योगिक उपभोक्ता से, कृषि उपभोक्ता से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे लिया जाता है? ये जो बड़े औद्योगिक उपभोक्ता, उनसे क्या लिया जाता है? इसका चार्ज लिया जाता है। वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती है जो पावर फैक्टर को क्या करती है? प्रभावित करती है। तीन फेज वाले स्टार कनेक्ट सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के गुणा के बराबर होती है। क्या पूछा भाई? स्टार कनेक्शन के अंदर है जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज का कितने गुणा के बराबर होती है? तो यहां से आप थोड़ा सा इसके अंदर समझ सकते हो। समझने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से गलत नहीं होगा। ये हमारे पास है स्टार कनेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये है आर, ये है वाई, और ये हमारे पास क्या है? बी। ये हमारे पास क्या है? एन है। तो हमारे पास क्या होता है? एक ये फेज है और ये एक हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पे हमारा जो वोल्टमीटर लगा हुआ है ये कौन सी वोल्टेज मापता है? ये मापता है वीपीएच। कौन सी मापता है? फेज वोल्टेज। कौन सी? फेज। जब हम क्या करते हैं, एक ये फेज और एक ये फेज के बीच में वोल्टमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर लगाते हैं। तो ये मापता हमारे पास कौन सी? ये मापता वी एल, यानी कौन सी? लाइन वोल्टेज। कौन सी मापता है? लाइन वोल्टेज। कौन सी मापता है? लाइन वोल्टेज। तो भी पूछ रहा है ये हमारे पास कौन सी? फेज वोल्टेज। एक फेज हुआ है न्यूट्रल के बीच में मापी गई वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है। किन्हीं दो फेजों के बीच में मापी गई वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है भाई ये लाइन वोल्टेज है और स्टार कनेक्टर के अंदर है, इस वीपीएच का क्या होती है? तो ये जो संबंध होता है हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है वी एल बराबर में अंडर द रूट 3 वीपीएच। क्या होता है? वीपीएच। यहां से वी एल हमारे पास क्या आ जाएगी? आ जाएगी 1.732 गुणा में वीपीएच। ये हमारे पास क्या होती है? लाइन वोल्टेज कितना गुना होती है इसका? 1.732 गुना होती है। एक होता है हमारे पास डेल्टा कनेक्शन। कौन सा होता है? डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर ये वोल्टेज क्या होती है? तो हमारे पास क्या होता है? वोल्टमीटर पैरेलल के अंदर स्थापित किया जाता है। किसके अंदर? पैरेलल के अंदर स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे हम वोल्टमीटर कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे दो फेज जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हैं? दो फेज जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लगेगा हमारा वोल्टमीटर एक, तो इन दो के बीच में मापेंगे। एक वोल्टमीटर हमारा यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, एक वोल्टमीटर हमारा यहाँ पे स्थापित होगा। तो जहां भी मापोगे आपको वोल्टेज वो बराबर मान आएगा तीनों में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? वी एल बराबर में क्या होती है? वीपीएच होती है। क्या होती है? वीपीएच होती है।
किसके अंदर? डेल्टा कनेक्शन के अंदर। तो स्टार के अंदर ये कितनी होती है? ये होती है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसका भाई? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.00033 ग्राम पर कुलाम है। ग्राम पर कुलाम है। तो रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है भाई? ग्राम पर कुलाम है। एक वस्तु पर एक घंटे में, एक वस्तु पर एक घंटे में 16 ग्राम पर चढ़ाने के लिए कितनी विद्युत धारा की जरूरत होगी? क्या पूछा भाई? विद्युत धारा की जरूरत होगी। तो हमें क्या दिया भाई? जेड का मान दिया हुआ हमें कितना? 0.0033। टी का मान दिया हमें 60, एक घंटा कितना? एक आवर दिया। तो इसको हम सेकंड के बदले मिनट में बदलेंगे तो कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और 60 एक मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60। तो ये हमारे पास कितनी होगी? 3600 सेकंड आ गई। समय कितना आ गया? 3600 सेकंड। और m का मान क्या भाई? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 16 ग्राम। कितना है? 16 ग्राम। और यहां से हमसे पूछा क्या भाई? आई पूछा है। क्या पूछा है? आई। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है m समानुपाती आई टी। क्या होता है? m समानुपाती आई टी। तो ये क्या भाई? फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार है। मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें दी जाने वाली धारा के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। तो यहां से हमारे पास ये क्या होता है? m बराबर में जेड आई टी। क्या हो जाता है? m बराबर में जेड आई टी। तो यहां से हमने निकालना है क्या भाई? आई निकालना है। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई बराबर हमारे पास हो जाएगा m बटे में जेड टी। क्या हो जाएगा? m बटे में जेड टी। m हमें कितना दिया हुआ है? 16। कितना दिया हुआ है? 16 बटे में z कितना है? 0.00033 और गुणा में कितना भाई? 3600। कितना है? 3600। तो यहां से हमारे पास कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। इसको काटेंगे 8 पे, इसको काटेंगे 18 पे, इसको काटेंगे 9 पे, इसको काटेंगे, ये कितने पे कटेगा? 4 पे। ये कितने पे कटेगा? 9 पे। तो ये हमारे पास कितना हो गया है? 2 जीरो कट गई। ये हो गया हमारे पास 4000। कितना हो गया है? 4000। 4000 को किससे भाग करना है? 9 तिये 27 का 87 लगी 2, 9 ती 27 2 29। 297 से कितने से करना है? 297 से भाग करें कितने पे गया? 297। कितना बच गया? 3। यहाँ कितना बच गया? 0। यहाँ कितना बच गया? 1। तो हमारे पास कितना हो गया? 0। 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से भाग करना पड़ेगा हमें। कितने से? 3 से। 7 ये 21 का 1 का 80 लगी 2, 9 30 27 और 2 29। 80 लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। कितना बच गया? 9 3 और 1 139। 139 बच गया। तो यहाँ पे कितने पे गया था? 3 थे। अब आगे भागने जा रहा तो क्या लगी? पॉइंट यहाँ से उतारी हमने 0। तो अब कितने पे जाएगा? 312 से हो जाता तो 4 पे जाएगा। कितने पे? 4 पे। 7 चौक 28 2, 9 चौके 36 और 2 38 3, 4 दूनी 8 और 3 11। कितना बचेगा? 2 0 2। तो और 0 उतारी। अब ये आगे जाएगा तो हमारे पास कौन सा आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है अभी ऑप्शन नंबर बी 13.46 एम्पियर। कितना आ रहा है? 13.46 एम्पियर हमारे पास क्या आ रहा है? ये मान आ रहा है। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब क्या कह रहा है? हमारे पास जैसे एक मोटर होती है। क्या होती है? ये हमारे पास क्या है? मोटर है। और यहाँ पे इस मोटर पे क्या किए हुए हैं? ये पोल स्थापित कर रखे। इस मोटर पे क्या कर रखे हैं? इस मोटर के ऊपर क्या स्थापित कर रखे हैं? ये पोल स्थापित कर रखे हैं। और यहाँ पे इस मोटर का क्या है? ये
इस मोटर के अंदर ये आर्मेचर चालक है। क्या है? आर्मेचर चालक है। क्या है? आर्मेचर चालक, जो क्या हमारे पास क्या है? रोटर है। यहाँ पे हमने क्या कर रखी है? पोल के ऊपर क्या होती है अभी? फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है? पोल के ऊपर क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होती है? इस प्रकार से हम इसको क्या देते हैं? जब इसको हम क्या देते हैं? धारा देते हैं। क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं। तो इसके चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। किसी चालक को जब चुंबकीय, इसके अंदर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। फिर क्या इन आर्मेचर चालकों को हम क्या करते हैं? इसके अंदर रोटेट करवाते। क्या करता है? करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। तो पूछ रहा है इसको जब रोटेट करवाते हैं तो क्या चीज होती है? उष्मा उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, वोल्टेज पैदा होती है, या चुंबकीय क्षेत्र में कमी होती है? जब भी क्या भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आर्मेचर चालकों को घुमाया जाता है तो उसके अंदर हमेशा क्या पैदा होती है? तो उसके अंदर पैदा होती है वोल्टेज। क्या पैदा होती है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है उसके अंदर। 5S प्रणाली में 4S का मतलब क्या है? हमारे पास क्या भाई? घरेलू प्रथाओं के लिए एक 5S प्रणाली बनाई गई है। उसमें 4S का मतलब क्या है? तो हमारे पास 5S का मतलब इसके अंदर 5S का प्रयोग क्या आता है? तो पहला हमारे पास होता है शॉर्ट। क्या होता है? पहला एस का मतलब होता है शॉर्ट, और शॉर्ट का मतलब होता है छांटना। क्या होता है? छांटना। दूसरा हमारे पास होता है सेट इन ऑर्डर। क्या होता है? सेट इन ऑर्डर, यानी क्रमवार लगाना। क्या करना? क्रमवार, क्रमवार लगाना। तीसरा हमारे पास होता है साइन। क्या होता है? तीसरे एस का मतलब होता है साइन, और साइन का मतलब होता है चमकाना। क्या होता है? चमकाना। चौथा ऐसा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानकीकरण। क्या होता है? मानकीकरण। और पांचवा ऐसा होता है हमारे पास सस्टेन। क्या होता है? सस्टेन, और सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। क्या करना? बनाए रखना। तो इसको आपको घरेलू हिसाब से कैसे समझ सकते हो? क्या भाई, कोई दुकानदार है, वो क्या के लेके आता बाजार से? सेब की पेटी ले आया। क्या ले आया? एक सेब की पेटी ले आया। किसकी? सेब की पेटी। वो पेटी ले आया, फिर उसने पेटी को क्या किया? खोल लिया। खोलने के बाद उसमें से उसने क्या की? छंटनी की, सेबों की क्या कर ली? छंटनी कर ली। क्या कर लिया? छांट लिया। उसमें से बढ़िया एक तरफ रख लिए, जो थोड़े खराब थे उनको एक तरफ रख लिया। तो फिर छांटने के बाद उसने क्या किया? इसको क्रमवार लगा दिया। पहले सही वाले, फिर इससे थोड़े कम वाले, और फिर इससे थोड़े कम वाले रख लिए। ऐसे उसने क्या कर दिया? उनको छांट के और क्रमवार लगा दिया। फिर क्या कर रहा? उसने पानी मार के और कपड़े से साफ करके उनको क्या कर दिया? चमका दिया। क्या कर दिया? चमका दिया। फिर उसके बाद क्या? अगला स्टैंडर्ड का मतलब है मानकीकरण है। फिर उसने उसका मानक तैयार कर दिया, भाई इस सेब का रेट ये है, इसका ये है, और इसका ये है। उस हिसाब से उसने क्या कर दिया? उनका मानक तैयार कर दिया। फिर क्या भाई, कोई ग्राहक उससे क्या लेके जाता है? सेब। मान लेते इसका 150 रुपए है, इसका 120 है, और इसका कितना है? 80 रुपए। उसने दिया तो 150 वाला कह के, लेकिन जो सेब निकला वो कितना था? 120 वाला। तो इससे क्या होता है? उसका मानक खराब हो जाता है। तो उसने जो 150 वाला बोला है, तो 150 में 150 वाला देगा, तो उसका मानक क्या भाई? बनाए रखना। तो ग्राहक उसके पास क्या आएगा? भाई बार बार लेने आएगा। अगर एक बार में उसने 120 वाला 150 में दे दिया, तो उससे क्या होता है? उसका मानक खराब हो जाता है। अगर वो सेब क्या निकल गया? खराब निकल गया। तो उसको क्या भाई? बनाए रखना। बनाए रखने का मतलब है जो चीज के आप पैसे ले रहे हो वही चीज उस ग्राहक को क्या देनी चाहिए? अपने देनी चाहिए, दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए। अब ये पूछ रहा भाई 5S प्रणाली में जो 4S, उसका मतलब क्या होता है? सस्टेन। ये हमारे पास कौन सा होता है? 5। शॉर्ट का मतलब होता है 1, और स्टैंडर्ड का मतलब कितना होता है? 4, और सेट इन ऑर्डर का मतलब कितना होता है? 2। तो हमारे पास जो 4S का मतलब होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड, यानी मानकीकरण। किस प्रकार की आग में जाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशमन प्रयोग किए जाते हैं? तो पूछ रहा भी किस प्रकार की आग लगी हो तब सूखा पाउडर और जाग वाले अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है? क्लास बी, क्लास डी, क्लास ए, क्लास सी। तो क्लास बी हमारे पास कौन सी आग होती है?
द्रव ज्वलनशील पदार्थों पे लगने वाली आग कौन सी? द्रव ज्वलनशील पदार्थों पे लगने वाली आग होती है हमारे पास कौन सी? क्लास बी। और क्लास बी के अंदर जाग व सूखे पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए के अंदर हमारे पास आती है ठोस पदार्थों पे लगने वाली आग, जैसे लकड़ी है, गत्ता है, कागज है, तो इसका प्रयोग पानी को डालकर इस आग को बुझाया जाता है। तो हमारे पास एक होती है विद्युतीय आग, उसको एग्जामिनर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के अंदर माना गया है। कोई उसको डी के अंदर मानता है, कोई उसको सी के अंदर मानता है। ये एग्जामिनर के ऊपर है, निम्मी कुछ मानती है और जो हमारे पास डीजीएनटी है वो क्या मानती है? डी मानती है। और कई जो पेपर लेती है एजेंसी वो क्या मानती है? उसको सी में मानती है, विद्युत से लगी आग को। और विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एलोन का प्रयोग किया जाता है, एलोन अग्निशमन का। स्क्रू की पिच होती है, तो स्क्रू हमारे पास क्या होता है भाई? पेच। उसकी पूछा भाई पिच क्या होती है? स्क्रू की कुल लंबाई होती है, स्क्रू का व्यास होता है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना हमने भाई? स्क्रू की पिच बताना क्या होती है। स्क्रू की कुल लंबाई होती है, स्क्रू का कुल व्यास होता है ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे पास राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो होती क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्क्रू द्वारा क्या भाई? स्क्रू द्वारा एक चक्कर पूरा करने की अक्षीय दूरी क्या होती है? अक्षीय दूरी। जब स्क्रू क्या हो जाता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है और जो उसकी अक्षीय दूरी उसने तय की है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू की पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रू की पिच बोलते हैं। चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। क्या भाई? चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। प्रतिरोध, प्रेरकत्व, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो प्रतिरोध के कारण क्या होता है भाई? प्रतिरोध के कारण धारा के रास्ते में रुकावट होती है। प्रेरक तो क्या होता है भाई? अचानक धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। और इंडक्टेंस भी यही होता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई? कंडक्टेंस यानी चालकता। तो चालकता के कारण क्या होता है भाई? किसी चालक के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से होता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया के तापमान के बीच होता है। जो जब हम क्या करते हैं भी? सोल्डरिंग करते हैं तो जो तापमान की रेंज होती है वो अनुमानित किसके बीच में रखी जाती है? 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो अनुमानित रेंज क्या रखी जाती है सोल्डरिंग तापमान के लिए? तो इसके लिए जो रखी जाती है हमारे पास कितनी होती है? 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रेरण तापन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो प्रेरण तापन होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैरावैद्युत तापन, चुंबकीय तापन, प्रतिरोध तापन, इनमें से कोई नहीं। प्रेरण तापन को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेरण तापन को चुंबकीय तापन के नाम से भी जाना जाता है। किसके? चुंबकीय तापन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की विद्युत संभावित मानी जाती है। तो पृथ्वी का जो विद्युत है वो संभावित कितना माना जाता है? 5 वोल्टेज, 0 वोल्टेज, अनंत, 500 वोल्टेज। पृथ्वी का विद्युत संभावित मानी जाती है 5 वोल्टेज, 0 वोल्टेज, अनंत,
500 वोल्टेज। तो क्या माना जाता भाई, जीरो वोल्टेज माना जाता। कितना, जीरो वोल्टेज। पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए किस रोधन सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसके अंदर, पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए, मशीन कनेक्शन केबल के लिए किस रोधन सामग्री का प्रयोग किया जाता है? VIR, वैल्केनाइड, इंडियन रबर, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वार्निश कैम्ब्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो रोधन के लिए इनमें से कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? VIR का किया जाता है, PVC का किया जाता है, वार्निश कैम्ब्रिक का किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वार्निश कैम्ब्रिक का प्रयोग किया जाता है पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन के लिए। किसका? वार्निश कैम्ब्रिक का। IE नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 88 के अनुसार प्रत्येक गार्ड वायर का वास्तविक विभंजन सामर्थ्य किससे कम नहीं होना चाहिए? वास्तविक विभंजन सामर्थ्य किससे कम नहीं होना चाहिए? 635.06 kg, 635.02 kg, 695.06 kg, इनमें से कोई नहीं। तो IE नियम 88 के अनुसार किसी भी गार्ड वायर का विभंजन सामर्थ्य किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 635.06 kg, 635.02 kg, 695.06 kg, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना विभंजन सामर्थ्य होता है? 635.02 kg, ऑप्शन नंबर बी। वायरिंग स्थापना प्रणाली में प्रयुक्त प्लग और सॉकेट आउटलेट होने चाहिए। क्या भाई, वायरिंग प्रणाली में जब हमने क्या करनी है, स्थापना करनी है, तो उसके अंदर जो प्लग व सॉकेट प्रयोग किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए? 2 पिन वाले होने चाहिए, 2 in 1 वाले होने चाहिए, 3 पिन वाले होने चाहिए, 3 in 1 वाले होने चाहिए। तो हमारे पास जो प्लग प्रयोग करते हैं हमारे पास, और सॉकेट प्रयोग करते हैं, क्या क्या आपने देखा इस प्रकार से हमारे पास 3 पिन 5 पिन प्लग सॉकेट आते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, जो प्लग प्रयोग किया जाता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है भाई, 3 पिन वाला होता है। और इसकी भी जो बीच वाली पिन होती है क्या होती है, बड़ी, ताकि इसके अंदर सही से एडजस्ट हो जाए। और ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे पास अर्थिंग के लिए, ये हमारे पास होता है फेज वायर के लिए, ये होता है हमारे पास न्यूट्रल वायर के लिए। तो कौन से प्रयोग करने चाहिए? 3 पिन वाले। कौन से प्रयोग करने चाहिए? हमने 3 पिन वाले प्रयोग करने चाहिए। विद्युत मोटर के निर्माण के मामले में चुंबकीय प्रवाह के लिए निम्न रिलक्टेंस पथ प्रदान करता है। तुम्हारे पास इस प्रकार से क्या होता है भाई, ये स्टेटर भाग होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, पोल स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पोल स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, योक या बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योक या बॉडी। क्या बोला जाता है? योक या बॉडी। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। फील्ड वाइंडिंग को जब हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर क्या बन जाता है, इसके अंदर बनता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कह रहा है विद्युत मोटर के निर्माण के मामले में चुंबकीय फ्लक्स के लिए, चुंबकीय फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस, ये क्या करता है भाई, बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। किसमें? चुंबकीय फ्लक्स के अंदर। कौन है? रिलक्टेंस। तो कह रहा भाई निम्न रिलक्टेंस यानी कम रिलक्टेंस पथ प्रदान कौन करता है? आर्मेचर वाइंडिंग करती है, योक करती है, ब्रश करते हैं, या पोल करते हैं? तो कौन करता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है योक या बॉडी। क्या होती है? योक। किसका प्रयोग किया जाता है? योक का प्रयोग किया जाता है।
कम वोल्टेज और उच्च धारा डीसी मशीनों में किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? किसके लिए भाई? कम वोल्टेज और उच्च धारा डीसी मशीनों के लिए किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? कार्बन, एल्यूमिनियम, तांबा, पित्तल। तो ब्रश का एक क्वेश्चन पूछा था भाई, कब बदलना चाहिए? क्या कब बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए? कब बदलना चाहिए? तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है 1/3 भाग क्या हो जाए? 1/3 भाग घिस जाए। क्या हो जाए? घिस जाए। तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। या दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन भी ये सेम है, 2/3 भाग रह जाए। क्या हो जाए? 2/3 भाग रह जाए। या तो 1/3 भाग घिस जाए या 2/3 भाग क्या हो जाए? रह जाए। तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। और ये हमारे पास क्या होता है भाई? कार्बन ब्रश जो होता है किस प्रकार का होता है? एनटीसी नेचर का होता है। जब इसका तापमान बढ़ेगा तो इसकी चालकता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो उच्च धारा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबा। किसका प्रयोग करते हैं? तांबा के कार्बन ब्रश, तांबा के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस पर लागू होता है? क्या होता है भाई? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ट्रांसफॉर्मर, चौक, जनरेटर, उपरोक्त सभी। गतिशील रूप से यानी क्या करता है? गति करता है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या होता है? एक स्थिर उपकरण होता है। चौक का प्रयोग किस लिए करता है? ट्यूबलाइट के अंदर हम क्या करते हैं भाई? ब्लास्ट के रूप में वोल्टेज प्राप्त करने के लिए चौक का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर हमारे पास क्या होता है? इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत क्या होता है? लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी। डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पियर पर किस पे भाई? डीसी शंट जनरेटर 9 एम्पियर पर 1.8 किलोवाट भार प्रदान करता है। और शंट करंट 1 एम्पियर है तो आर्मेचर करंट क्या होगा? किसका भी? डीसी शंट मोटर है जो 9 एम्पियर पे 1.8 किलोवाट भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पियर है तो आर्मेचर करंट क्या होगा? क्या निकालना भाई? हमने आई ए निकालना है। तो क्या निकालना है? आई ए। तो आई ए हमारे पास क्या होता है? आई एस एच प्लस में आई एल। तो हमारे पास क्या भाई? आर्मेचर धारा बराबर में क्या होती है? शंट धारा प्लस में लोड धारा। तो शंट धारा कितनी दी हुई यहाँ पे हमें? शंट धारा दी है 1 एम्पियर। कितनी है? 1 एम्पियर। और लोड क्या भाई? डीसी शंट जनरेटर पर 1.8 बार बार क्या होता है हमारे पास? लोड। तो कितना करंट ले रहा है? 9 एम्पियर का करंट ले रहा है। किसका? 9 एम्पियर का। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? आई ए बराबर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 9 यानी कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। अगर यही बात किसकी पूछी जाती भाई? किसकी? जनरेटर की जगह क्या होती? मोटर। क्या होती? मोटर। तो हमारे पास क्या हो जाता? आई ए बराबर में क्या हो जाता? आई एल माइनस में आई एस एच यानी 9 माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाता? 8। तो ये किसके लिए होता था? ये होता मोटर के लिए। अगर ये बात शंट की जगह किसकी होती? सीरीज की होती। तो सीरीज में हमारे पास क्या होता भाई? आई ए बराबर में आई एल बराबर में आई एस सी। ये हमारे पास सीरीज के अंदर क्या होता है? ये सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किसके अंदर किया जाता है? ड्रिलिंग मशीन में, अट्टा चाकी में, क्रेन में या पंप में। तो डीसी सीरीज मोटर का वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे हमें क्या चाहिए? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। क्या हो? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। और बिना लोड के इस मोटर की गति क्या होती है? अधिकतम होती है। तो बिना लोड को इस मोटर को नहीं चलाना चाहिए। तो इसका प्रयोग क्या होता है भाई? क्रेन के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? विद्युत कर्षण कार्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न मोटरों में से किस में नेगेटिव गति विनियमन होता है? तो निम्न मोटरों में से कौन सी मोटर है जिसका गति विनियमन नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, शंट मोटर होती है या श्रेणी मोटर होती है? तो ये हमारे पास किसके भाई? ये कंपाउंड मोटर के भाग किसके है? कंपाउंड मोटर के ये दोनों भाग हैं। तो किसके अंदर भाई? कम्युलेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है? जो सीरीज फ्लक्स होता है और शंट फ्लक्स होता है एक दूसरे का क्या करता है? साथ देता है। और डिफरेंशियल में क्या होता है?
जो सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण इस मोटर के अंदर क्या होता है भाई, गति विनियमन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, गति विनियमन क्या होता है, नेगेटिव होता है। किस प्रकार की डीसी मोटर के लिए गत्यात्मक ब्रेकिंग आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो गत्यात्मक ब्रेकिंग क्या होती है भाई, इसको रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो गत्यात्मक ब्रेकिंग कौन सी मोटर के लिए प्रयोग की जाती है? जैसे हमारे पास क्या भाई, जो ट्रेन है वो पहाड़ी से नीचे उतर रही है, लिफ्ट हमारे पास है, और स्वचालित सीढ़ियां होती है, तो इनके अंदर अलग अलग मोटरों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अंदर गत्यात्मक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीरीज मोटर का प्रयोग हम करते हैं रेलवे के अंदर, इसमें भी किया जाता है। शंट मोटर का प्रयोग भी करते हैं भाई, कंपाउंड मोटर में भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी के अंदर क्या किया जाता है, गत्यात्मक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या लाभ है? क्या भाई, दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या लाभ होता है? तो जनरेटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? या तो हमें एक दूसरे का लोड क्या करना हो, स्थापित करना हो, या एक जनरेटर की मेंटेनेंस करनी हो, तो उसके साथ दूसरा जनरेटर हमने क्या करना होता है, अल्टरनेटर लगाना होता है। वो हमारे पास क्या होता है भाई, समांतर क्रम में होता है। तो कम बिजली खपत होती है, जब दो अल्टरनेटर समांतर में हो तो बिजली खपत कम होती है, जनरेटर का खर्चा कम होता है, कम शक्ति गुणांक होता है, या उपरोक्त सभी। तो दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाने से हमारे पास क्या होता है भाई, जनरेटर का खर्चा क्या होता है, कम होता है। अल्टरनेटर का यहाँ पे जनरेटर लिखा हो भाई, क्या होना चाहिए, यहाँ पे आएगा अल्टरनेटर, क्या आएगा, अल्टरनेटर। एक ट्रांसफॉर्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो क्या भाई, पीक यानी शिखर वोल्टेज अगर प्राथमिक वाइंडिंग को दिया जाता है तो क्या होगा, लोहा हानि अधिक होगी, लोहा हानि कम होगी, तांबा हानि कम होगी, तांबा हानि अधिक होगी। तो हमारे पास क्या भाई, जो शिखर वोल्टेज है अगर हमने उसको ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को दे दिया तो क्या होगा, लोहा हानि ज्यादा होगी, लोहा हानि कम होगी, तांबा हानि ज्यादा होगी, या तांबा हानि कम होगी। तो हमने क्या किया भाई, अगर प्राथमिक को दिया तो हमारे पास क्या होगी, लोहा हानि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोहा हानि कम हो जाएगी। अगर द्वितीयक को दे दी, किसको, द्वितीयक वाइंडिंग को दे दी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लोहा हानि क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोहा हानि क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किस ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर होता है? तो ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर टेप चेंजर का प्रयोग किया जाता है? तो टेपिंग करनी है हमने अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। धारा ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास किस ट्रांसफॉर्मर के अंदर टेप चेंजर होता है? तो ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, यानी वितरण ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जबकि मुख्य वाइंडिंग होती है। तो हमारे पास क्या भी एक स्प्लिट फेज मोटर है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में बताना है और मुख्य वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग के बारे में बताना है। ये हमारे पास क्या भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये हमारे पास क्या भाई, रनिंग वाइंडिंग है। तो इन दोनों की कंडीशन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है भाई, उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। और क्या होता है, निम्न प्रतिघात। क्या होता है, निम्न प्रतिघात। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है निम्न प्रतिरोध। क्या होता है, निम्न प्रतिरोध। क्या होता है, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिघात। क्या होता है, उच्च प्रतिघात। क्या होता है, उच्च प्रतिघात। अब ये कंडीशन देख लो भाई, किस किस के बारे में पूछा है। पहले बतानी हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग, और फिर क्या बतानी, रनिंग वाइंडिंग। निम्न प्रतिरोध होता है, तो निम्न वाला क्या होगा भाई, कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले किसके बारे में पूछा भाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में पूछा है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। दूसरा भाई, निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रतिघाती, तो ये निम्न प्रतिरोध वाला तो हमारे पास हो गया कैंसिल। तो यहां से हमारे पास क्या बच गया भाई, अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिरोधी, यानी इन दो में से हमारा क्या होगा भाई, उत्तर होगा। तो हमारे पास क्या होती है,
अत्यधिक प्रतिरोध होता है किसका, रनिंग वाइंडिंग का, और मुख्य वाइंडिंग का क्या होता है भाई, निम्न प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या भाई, अत्यधिक प्रतिरोध है और अत्यधिक प्रतिघाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है भाई, अत्यधिक प्रतिघाती होती है। अत्यधिक प्रतिरोध और निम्न प्रतिघाती, तो निम्न प्रतिघाती है तो किसकी भाई, ये दोनों ही कंडीशन किसकी है, ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग की। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कैसे, सी कैसे ठीक हुआ हमारा, अभी बताते हैं। तो हमारे पास रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, अत्यधिक प्रतिरोध होता है, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। बिल्कुल सही बात, किसके बारे में पूछा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में। फिर पूछा भाई मुख्य वाइंडिंग क्या होती है, तो इसने देखा भाई अत्यधिक प्रतिघाती होती है, क्या होती है, अत्यधिक प्रतिघाती होती है। तो हमारे पास क्या होती है भाई, उच्च प्रतिघाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह होती है, क्या भाई, एक जो सार्वभौमिक मोटर होती है उसमें परिवर्तित गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह होती है कंपाउंड वाउंड होती है, सीरीज वाउंड होती है, पूर्णतः लैमिनेटेड होती है, एसी व डीसी आपूर्ति पर संचालित होती है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर, तो ये एसी डीसी पे तो संचालित होती है, तो इसके कारण इसका परिवर्तित गति अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं उसका कारण क्या होता है भाई, सीरीज बाउंड, क्या होता है, सीरीज बाउंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होते हैं, किसके अंदर भाई, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में है क्या होते हैं, डबल प्रकार का रोटर, डबल प्रकार का रोटर, असमरूप स्टेटर, समरूप रोटर, समरूप स्टेटर। तो हमारे पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, रियोस्टेट स्थापित किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई, इसके जो दोनों के स्टेटर होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, दोनों के स्टेटर समरूप होते हैं। तीन फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहां जुड़ा होता है, किसके भाई, तीन फेज वाले मोटर में जो स्टार्ट में पुश बटन होता है वो कहां जुड़ा होता है, एनवीसी के समानांतर में, नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में, ऑन पुश के समानांतर में, इनमें से कोई नहीं। एनवीसी क्या होती है, 9 वोल्ट कॉइल होती है, क्या होती है, 9 वोल्ट कॉइल होती है। तो ये क्या करती है, जब इसके अंदर धारा जाती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और ये क्या करती है, हैंडल को पकड़ के रखती है। तो जो स्टार्ट में पुश बटन जुड़ा होता है वो कहां पे जुड़ा होता है, वो होता है हमारे पास नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में, किसके, नियंत्रण सर्किट के श्रृंखला में होता है। तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है। तरंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं भाई, तरंग वाइंडिंग को बोला जाता है वेव वाइंडिंग। कौन सी, वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में पूछ रहा भाई ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। और ये ए बराबर पी किसके अंदर होता है, ये हमारे पास होता है लैप वाइंडिंग है। इसमें लैप, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट वाइंडिंग बोलते हैं। अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग क्या होता है, अधिक वोल्टेज व कम धारा के लिए प्रयोग क्या होता है तरंग वाइंडिंग का। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होती है, चाहे पोल कितने भी हो, क्या है, पोल चाहे कितने भी हो। जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो, कह रहा भाई हमारे पास क्या कोई कुंडली है, क्या हमारे पास इस प्रकार से क्या भाई कोई कुंडली है या वाइंडिंग है, तो इसमें से कह रहा है डीसी धारा प्रवाहित की जाती तो क्या होगा, प्रेरित वोल्टेज निर्मित होगा। प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता, कुंडली में वोल्टेज 2 गुना हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर कोई भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता, क्या नहीं होता, वोल्टेज निर्मित नहीं होता, क्योंकि इसको क्या चाहिए भाई, लगातार बदलने वाला चाहिए, तब इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। ये कह रहा भाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 है, इसका भाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्या है, 10 है।
तो ये हमें कौन सी संख्या दी है, ये हमें दी बाइनरी, कौन सी होती है, बाइनरी संख्या दी हुई है। और इस बाइनरी संख्या को हमने किसके अंदर करना है भाई, कन्वर्ट, जो इसकी पावर होती है 10, और ये 10 किसकी होती है, ये हमारे पास होती है डेसिमल की, किसकी होती है, डेसिमल की। तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपको ये संख्या दी हुई है बाइनरी की, इसको ऐसे के ऐसा लिखो आप, 1 1 0 और 0। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से यानी उल्टे हाथ से लिखते हुए इस साइड आना, उल्टे हाथ से लिखते हुए इस साइड आना, उल्टे हाथ की ओर। तो यहाँ पे लिखना आपने एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो अब क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, जिसके साथ 0 है उसको कर दो क्रॉस, क्या कर दो, क्रॉस, और जिसके साथ एक एक है उसको जोड़ दो आप। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया कितना, 12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्न में से कौन सी चतुसंयोजी अशुद्धि नहीं है, कौन सी भाई, चतुसंयोजी अशुद्धि नहीं है। तो चतुसंयोजी का मतलब होता है हमारे पास क्या भाई, जिसके परमाणु कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। कार्बन है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं चतुसंयोजी वाले। कौन से होते हैं, चतुसंयोजी वाले। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या भाई, वो चालक भी नहीं है, अर्धचालक भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या भाई, चालक है। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या, एक चतुसंयोजी अशुद्धि नहीं है। एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर की धारा ले जाने पर विद्युत खर्च कितना होगा। किसके अंदर भाई, एक सिलिकॉन डायोड में 50 मिली एम्पियर की धारा ले जाने पर विद्युत खर्च कितना होगा। 40 वाट, 35 वाट, 45 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास भाई विद्युत खर्च क्या होता है, पावर। तो हमारे पास क्या होता है भाई, P बराबर में V गुणा में I, क्या होता है, P बराबर में V गुणा में I। तो I तो हमारे पास दिया हो भाई कितना है, 50 मिली एम्पियर है, कितना है, 50 मिली एम्पियर। तो हमारे पास क्या नहीं है, वोल्टेज। और सिलिकॉन की जो वोल्टेज होती है वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 0.7 वोल्टेज। कितनी होती है, 0.7 वोल्टेज। तो हमारे पास क्या होगा भाई, 0.7 गुणा में 50 बटे में क्या हो गया है, 10। ये पॉइंट हटा तो 10 आया, 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना होगा भाई, 7 पंजे 35। और ये हमारे पास क्या होगा भाई, एम्पियर में है, तो पावर हमारी किसके अंदर आएगी, मिली वाट के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 35 मिली वाट। कितनी हो जाएगी, 35 मिली वाट, यानी इनमें से कोई नहीं। कितनी आएगी, 35 मिली वाट। अगर यही आपसे पूछा था भाई किसकी, जर्मेनियम की पूछी, किसकी, जर्मेनियम की पूछता, तो जर्मेनियम की जो वोल्टेज होती है हमारे पास कितनी होती है, 0.3 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाती है, 15 मिली वाट हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15 मिली वाट। वे उपकरण जो बिजली की मात्रा का तात्कालिक मान इंगित करते हैं, क्या भाई, वे उपकरण जो बिजली की तात्कालिक मान इंगित करते हैं क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग कहलाते हैं, इंडिकेटिंग कहलाते हैं, इंटीग्रेटिंग कहलाते हैं, या इनमें से सभी। तो रिकॉर्डिंग क्या होते हैं भाई, जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग एम्पियर मीटर है, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर है। इंटीग्रेटिंग क्या करते हैं भाई, जो पूर्व की मान की राशि को जोड़ते जाते हैं, जैसे KWH, किलोवाट आवर, ऊर्जा मीटर। ये आपको पहले की भी और नई दोनों रीडिंग दिखाता है। तो तात्कालिक का मतलब है उसी क्षण, उसी समय। कौन सी, उसी समय। जैसे आपका बाइक चल रहा है और उसका जो स्पीड मीटर है वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको दिखाता है तात्कालिक मान। तो उसको क्या कहते हैं भाई, इंडिकेटिंग। क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग बोलते हैं। या क्या बोलते हैं इसको, संकेतक। इसको क्या बोला जाता है, समाकलित। क्या बोला जाता है, समाकलित। और इसको क्या बोला जाता है, अभिलेखन। क्या बोला जाता है, अभिलेखन। स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका भाई, स्थायी, स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली का उपयोग किया जाता है DC सप्लाई के लिए, AC सप्लाई के लिए, A व B दोनों, पल्सेटिंग सप्लाई के लिए, PMMC। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल, क्या भाई, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल का प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है,
डीसी सप्लाई मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर क्या माप सकता है? क्या भाई, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर क्या माप सकता है? एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर क्या माप सकता है भाई? ये एसी को भी माप सकता है और डीसी को भी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। निम्न में से कौन सा मीटर का आवश्यक भाग नहीं है? इसका भाई, जो नीचे दिए गया है इनमें से मीटर का आवश्यक भाग नहीं है। परिचालन आघूर्णन, यानी जब चलेगा तो घूर्णन करेगा। प्रेरणात्मक पिकअप, ब्रेकिंग, रिवोल्यूशन सिस्टम। तो निम्न में से कौन सा भाग नहीं है किसका, मीटर का? परिचालन आघूर्ण, प्रेरणात्मक पिकअप, ब्रेकिंग, रिवोल्यूशन सिस्टम। तो रिवोल्यूशन सिस्टम भी होता है, ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है और परिचालन आघूर्ण भी होता है। प्रेरणात्मक पिकअप इसका क्या नहीं होता भाई, भाग नहीं होता किसका, मीटर का। वोल्टमीटर की सुग्राहिता किसमें होती है? क्या होती है वोल्टमीटर की सुग्राहिता किसमें होती है? ओम प्रति वाट में, ओम प्रति वोल्टेज, वोल्टेज प्रति ओम, इनमें से कोई नहीं। सुग्राहिता को लिखते हैं भाई ऐसे। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास आर बटे में वी। किसमें होती है, आर बटे में वी। तो इसको हम लिखते हैं भाई ओम प्रति वोल्ट। क्या लिखते हैं, ओम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या भाई, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा गैर अक्षीय ऊर्जा स्रोत है? क्या भाई, निम्न में से कौन सा गैर अक्षीय ऊर्जा स्रोत है? सौर है, यानी सोलर सेल है, लकड़ी है, मीथेन है, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है, लकड़ी है, मीथेन है या पवन ऊर्जा है। तो गैर अक्षीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो गैर अक्षीय ऊर्जा का उदाहरण हमारे पास क्या है, लकड़ी है। कौन सा है, लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी। विंडोज एंटी में एंटी का क्या मतलब है? जो विंडोज एंटी है उसमें एंटी का क्या तात्पर्य है? न्यू टाइप है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टर्मिनल है या नोट टर्मिनेटेड है। तो एंटी की हमने क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। किसकी, एंटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एंटी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होती है, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, क्या भी, MS वर्ड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कॉपी पेस्ट, कट कॉपी, कट पेस्ट या कॉपी कॉपी। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपी पेस्ट, कट कॉपी या कट पेस्ट या कॉपी कॉपी। तो किसका किया जाता है भाई, कट पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, कट पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट 2010 में, किसमें भाई, MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? किसको भाई, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस ए है या कंट्रोल प्लस एस है। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है भाई? तो ये होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस में एस। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर है।
निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता? तो जो नीचे दी गई व्यू है इनमें पावर पॉइंट में कौन सा नहीं होता? पेज लेआउट, स्लाइड शॉर्टन, नॉर्मल, इनमें से कोई नहीं। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता? पेज लेआउट, स्लाइड शॉर्टन, नॉर्मल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नहीं होता इसके अंदर? इसके अंदर नहीं होता पेज लेआउट। क्या नहीं होता? पेज लेआउट नहीं होता है। आपके आईपी पते, इंटरेस्ट प्रोटेक्शन इनग्रेस प्रोटेक्शन पते को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आई पते को छुपा लेता है। कौन छुपा लेता है? ये कह रहा भी आपके आईपी पते को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आईपी पते को छुपा लेता है। तो कौन छुपा लेता भाई? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको जो छुपा लेता होता हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। आप एक क्रिएट करने को चुन सकते हैं। क्या भाई? आप एक क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देता है। तो आपके द्वारा जो ईमेल भेजे देते हैं उसके अंत में क्या दिखाई देता है? सिग्नेचर, अटैचमेंट, सब्जेक्ट, फॉर्मेट ऑप्शन। तो आप क्रिएटर करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजी गई मेल के अंत में दिखाई देता है। सिग्नेचर दिखाई देता है, अटैचमेंट होती है, सब्जेक्ट होता है या फॉर्मेट ऑप्शन होता है। तो क्या दिखाई देता अंत में? अंत में हमें दिखाई देता है सिग्नेचर। क्या दिखाई देता है? सिग्नेचर। निम्न में से कौन सा सुरक्षा इनक्रिप्शन मानक सबसे कमजोर है? तो इनके अंदर से वही सबसे कमजोर सुरक्षा इनक्रिप्शन मानक है वीपी, WPA2, WPA3, WPA, WEP। कौन सा कमजोर मानक है इनक्रिप्शन का? तो ये हमारे पास होता भाई वायर्ड एक्विलेंट प्राइवेसी। क्या होता भाई? वायर्ड एक्विलेंट प्राइवेसी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? वायर्ड वायर्ड एक्विलेंट प्राइवेसी। क्या होती है? प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा POP3 के लिए पोर्ट नंबर है? किसके लिए भी? निम्न में से कौन सा POP3 के लिए पोर्ट नंबर है? 111, 112, 110, 113। तो POP3 के लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 110। कितना होता है? 110। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू लॉन्च करेगा? क्या करेगा भाई? स्टार्ट मेनू लॉन्च करेगा। तो निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू लॉन्च करेगा? स्केप, बैकस्पेस, विंडो या होम। कौन करता है ये करता है भाई विंडो। कौन करता है? विंडो। ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में से फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या भाई? निम्न में से फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विनजार, विनजिप, 7-जिप या विन32। तो निम्न में से फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन है भी? विन32। कौन है? WIN32। गुप्त कंड्यूट तार स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसके भाई? गुप्त कंड्यूट तार स्थापना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी अंडरग्राउंड जब वायरिंग करते हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? सुरक्षित तार स्थापना प्रणाली है। बिल्कुल भाई, क्या है? सुरक्षित तार स्थापना प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। झटका का कोई खतरा नहीं रहता। अंडरग्राउंड के अंदर क्या भाई? विद्युत का झटका लगने की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। स्थापना आसान है, यानी इसको स्थापित करना क्या होता है? आसान। ये क्या है? गलत है। इसको स्थापित करना क्या होता है? मुश्किल होता है। सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है। क्या होता है? महंगी भी होती है। किसकी तुलना में? सतह की तुलना में। डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होता है? किसके अंदर भाई? डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब उत्पन्न होता है? फ्लक्स के परिवर्तन की दर न्यूनतम हो, यानी जो फ्लक्स बन रही है उसकी दर क्या हो? न्यूनतम हो। फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या हो? शून्य हो। यानी जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी दर क्या हो? शून्य हो या न्यूनतम हो। फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम हो, फ्लक्स के परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो। तो कब उत्पन्न होगा? जब फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होगी? अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफॉर्मर में तापमान मान निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी तापमान को निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, संपनर परीक्षण, ए व बी दोनों। तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट किसके लिए किया जाता है? शॉर्ट सर्किट किया जाता है कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए। ओपन सर्किट किया जाता है लोहा हानि ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास कौन सा भी? संपनर परीक्षण का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में तापमान मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक निम्न में से किस अवस्था में अधिकतम होता है? किसका भी? सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है भाई? जो एक चाल के ऊपर क्या है? स्थिर चाल के ऊपर चलती है। तो उसका जो क्या भाई, क्या पूछा है? शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर किस अवस्था में अधिकतम होगा? रेटेड उत्तेजना, सीमा से ऊपर, संदीपन गति, संदीपन की सीमा के अंदर, या पूरी तरह से लोडित हो तब। तो सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक कब होगा? जब क्या होगी भाई? ये जो इसकी गति है उसके सीमा के अंदर ये क्या चल रही है? चल रही है। संदीपन की गति की सीमा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट भाई। सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक निम्न में से किस अवस्था में अधिकतम होगा? क्या पूछा भाई? अधिकतम होगा तो जब मोटर क्या करेगी भी? संदीपन गति से ऊपर अवस्था में चलेगी। किसमें चलेगी? जब मोटर क्या होगी? सीमा से ऊपर संदीपन गति होगी तब हमारे पास मोटर का क्या होगा भी? पावर फैक्टर है अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ कहलाता है। तो हमारे पास क्या होता है? रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में बदल देगा। लेकिन ये डीसी हमारे पास क्या होती है भाई? पल्सेटिंग होती है। कौन सी होती है? पल्सेटिंग। और इसको हमने क्या करना भाई? प्योर डीसी प्राप्त करना है। तो रेक्टिफायर के साथ कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है, प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है, फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, या लॉजिक गेट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हम करते हैं भाई फिल्टर का। क्या करेगा? शुद्धि करके कौन देगा भाई? फिल्टर। कौन देगा? फिल्टर। निम्न में से कौन सा जहरीला अंकन माध्यम है?
तो इनके अंदर से भाई कौन सा जहरीला अंकन माध्यम है, टॉक्सिक अजार्ड है कौन सा इनमें से, सेलुलोज है, कॉपर सल्फेट है, पार्सिया नीला है या सफेदी है। तो किसका उदाहरण पूछा भाई, जहरीले अंकन का, सेलुलोज, कॉपर सल्फेट, पार्सिया नीला या सफेदी। तो ये हमारे पास कौन होता है भाई, कॉपर सल्फेट। कौन होता है, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। कौन होता है, कॉपर सल्फेट। जब कोई विद्युत परिपथ विपरीत हो जाता है तो वोल्टेज होगी, क्या होता है अभी, जब कोई विद्युत परिपथ विपरीत हो जाता है तो वोल्टेज क्या होगी, विपरीत का मतलब होता है टूट जाना, क्या हो जाना, टूट जाना। हमारे पास सर्किट क्या होगा भाई, टूट गया। ये हमारे पास क्या था भाई, कोई सर्किट सा ही बीच में से अब क्या हो गया, टूट गया है। तो पूछ रहा भाई वोल्टेज क्या होगी, अगर ये सर्किट बीच में से टूट गया तो धारा क्या होगी हमारे पास भाई, धारा का मान क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पे हमारे पास आर क्या होगा भाई, उच्च, और वी भी हमारे पास क्या होगी, उच्च। क्या होगी, वोल्टेज भी क्या होगी हमारे पास, उच्च होगी। शून्य होगी, निम्न होगी, उच्च होगी, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज भी हमारे पास क्या होगी, तो वोल्टेज भी हमारे पास क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वोल्टेज ड्रॉप्स को श्रृंखला में तीन प्रतिरोधों में से प्रत्येक में मापा जाता है, 10 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 15 वोल्टेज। स्रोत वोल्टेज का मान क्या होगा। तो हमारे पास क्या हुई, ये तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। और यहाँ से इनको क्या दे रही दी जा रही है, वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है। तो ये कह रहा भाई जो ये R1 है, ये हमारे पास क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो इसके अंदर कह रहा भाई प्रत्येक में इसको 10 वोल्टेज दी जा रही है, इसको कितनी 30 वोल्टेज दी जा रही है, और इसको कितनी 15 वोल्टेज दी जा रही है। तो हमारे पास क्या होता है, सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है, समान रहता है, और वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट। तो इनके अंदर ये वोल्टेज दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 30 प्लस में 15, तो हमारे पास कितनी वोल्टेज होगी, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज का मान कितना आएगा, 55 वोल्टेज। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी हमारे मैथ के क्वेश्चन भाई, किसी कक्षा में कुछ ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ ने गणित विषय लिया। क्या भाई कोई कक्षा थी, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया है, कुछ ने गणित विषय लिया है, तथा कुछ ने दोनों विषय लिए हैं। यदि 80% छात्रों ने हिंदी विषय लिया है तथा इसमें से आधे छात्रों ने गणित विषय लिया है, तो कितने प्रतिशत छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आसान ट्रिक इसकी। तो ट्रिक क्या हुई हमारे पास, ट्रिक, ट्रिक में क्या लिखना आपने भाई, दोनों विषय कितने छात्रों ने लिए, 80% ने, कितने लिए है, 80% छात्रों ने लिए कौन, कितने, दोनों विषय। अब की कह रहा भाई छात्रों ने हिंदी विषय लिया है तथा इसमें से आधे छात्रों ने गणित विषय लिया है, तो टोटल ने कितना लिया भाई, दोनों विषय कितने लिए है, 80% लिया है, और इसमें से आधे छात्रों ने क्या लिया भाई, गणित विषय लिया है। तो आधे छात्र कितने हो गए, 40% हो गए, कितने हो गए, 40% हो गए। अब इन दोनों को जोड़ दो, 80 प्लस में 40 कितना हो गया, 120, कितना हो गया, 120% हो गया। और टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 120 में से 100 माइनस कर दो, तो आपके पास उत्तर कितना आएगा, 20%। यानी जो 20% छात्र थे उन्होंने क्या लिए भाई, दोनों विषय लिए, कितने, दोनों विषय लिए है, कितने ने, छात्रों ने। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी, क्या भाई, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 में खरीदता है, कितने में खरीदता है, 3000 में खरीदता है। वह घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचता है तथा कुल पर 2% लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या बताना भाई, घोड़े का क्रय मूल्य बताना हमने कितना हुआ। तो हमारे पास क्या भाई, क्या लाभ हुआ, कितना, 20%। तो हमारे पास क्या होगा भाई, 100 पे 20 का लाभ कितना हो गया, 120। 100 पे 10 किया नहीं, तो हमारे पास कितना हो गया, 90%। और टोटल व्यापार के ऊपर कितने का लाभ हुआ भाई, 100 पे 2% का लाभ हुआ, तो कितना हो गया भाई, 2।
तो अब हमारे पास क्या भाई, घोड़ा। एक तो हमारे पास क्या है, घोड़ा है, और एक क्या है, गाड़ी है। क्या है, घोड़ा और गाड़ी है। घोड़े को 20% लाभ पे, यानी कितने में बेचा, 120 में। और इसको कितने में बेचा भाई, 10% नुकसान पे बेचा, कितने पे, 90 पे। और इन पे लाभ कितना हुआ दोनों पे, 2% का, यानी कितना हो गया, 102। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 120 में से 102 गए, कितने बच गए, 18। कितने बच गए, 18। 102 में से 90 बच गए, कितने बच गए, 12। कितने बच गए, 12। 120 में से 102 गए, कितने बच गए, 18। 102 में से 90 बच गए, कितने बच गए, 12। तो हमारे पास कितना भाई, 12 अनुपात कितना आ गया, 18। काटें, कितना हो गया भाई, 6 पे। ये कितने पे कटेगा, 9 पे। ये कितने पे कटेगा, 3 पे। 2 पे। और ये कितने पटेगा, 3 पे। कितने पे कटेगा, 3 पे। तो हमारे पास ये कितना होगा भाई, 5A। कितना होगा टोटल, 5A। तो 5A बराबर कितना था भाई, 3000 में खरीदा था, कितने में, 3000 में। तो A बराबर क्या हो जाए हमारे पास, 3000 बटे में 5, यानी हमारे पास कितना हो गया भाई, 600। क्या होगा भाई, 600। तो किसको भाई, घोड़े का क्रय मूल्य बताना हमने। तो घोड़े का क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, तो किसका बताना हमने, घोड़े का। तो टोटल घोड़े का कितना हमारे पास, कितना अनुपात है, 2। तो इसको 2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 1200 रुपए। कितना आ गया, तो घोड़े को कितने में खरीदा था उसने, 1200 रुपए में। कितने में, 1200 रुपए में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6,690 रुपए। क्या भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6,690 राशि तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाएगी, वह धनराशि होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से कोई धनराशि है 3 साल में 6,690 रुपए और 6 साल में 10,035 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कौन सी होगी। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या भाई, पहली राशि गुणा में पहली राशि बटे में दूसरी। क्या भाई, पहली राशि गुणा में पहली राशि बटे में दूसरी राशि। तो कितने भाई, 6690 गुणा में 6690 बटे में 10,035। तो यहां से जो काट पीट के आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर। तो ट्रिक क्या भाई, पहली गुणा में पहली बटे में दूसरी। तो ये हमारे पास आ रहा भाई 4460। कितना आएगा, जब आप इसकी गुणा भाग करो तो हमारे पास आता है 4460। कितना आता है, 4460। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तथा इसके द्वारा किसी खंबे को पार करने में 80 सेकंड का समय लगे, तो रेल की लंबाई होगी। क्या पूछा भाई, रेल की लंबाई होगी। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तथा इसके द्वारा खंबे को पार करने में 80 सेकंड लगे, तो रेल की लंबाई होगी। तुम्हारे पास चाल कितनी भाई, चाल कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर है। समय कितना है, समय हमारे पास कितना है, 80 सेकंड है। तो हमारे पास दूरी क्या होती है भाई, दूरी होती है हमारे पास चाल गुणा में समय। क्या होती है, चाल गुणा में समय। तो यहाँ से हमारे पास समय किसके अंदर दिया हुआ है, सेकंड के अंदर दिया हुआ है। चाल किसके अंदर दी हुई, किलोमीटर के अंदर है। तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं मीटर में। और मीटर में बदल लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है भाई, 5/18 से गुणा की जाती है। कितने से, 5/18 से। तो हमारे पास चाल कितनी है, 54 है। तो गुणा में 54, 18 से कटते हैं, कितने पे कट गया, 3 पे। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई है। कितनी आ गई है, 15 मीटर। तो दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो दूरी हमारे पास हो जाएगी, चाल कितनी है, 15 गुणा में समय कितना है, 80 सेकंड है। 15 × 120, ये हमारे पास कितनी होगी, 1200 मीटर। तो रेल की लंबाई हमारे पास कितनी आई है, 1200 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 वर्ष 5 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 40 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु होगी।
क्या पूछा अभी? ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 40 वर्ष था तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष पहले का योग है तो हमें चाहिए कब का भी? वर्तमान का। किसका? वर्तमान का। तो वर्तमान ये 5 साल पीछे का है। किसका भी? 5 साल पहले का है। तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 साल और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की क्या हुई? 5-5 जुड़ेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्तमान योग क्या हो जाएगा हमारे पास? तो वर्तमान योग हो जाएगा 40 प्लस में 10 यानी 50। तो हमारे पास वर्तमान अनुपात क्या है? वर्तमान अनुपात हमारे पास है 4:5। ये ए है और ये के हमारे पास क्या है? बी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी? तो टोटल अनुपात हमारे पास कितने हो गए? 9। 9 ए बराबर कितने हो गए भाई? 50। तो हमारे पास ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? 50/9। 9 पंजे 45। कितने बच गए? 5। बाद नहीं जा रहा तो क्या लग गया? पॉइंट। फिर कितने हो गए? 50। फिर कितने बच गया भाई? 5 पे। फिर कितना हो गया? 5। तो किसका पूछा भाई? बी का। बी का कितना है भाई? 5 है। तो ये भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, तो आप इस 40 की जगह करो 44। कितना करो? इस 40 की जगह आप लिखो 44। कितना लिखो? 44। मान लेते हैं कितना था भाई? 44 था। तो हमारे पास क्या था भाई? 44 था। कौन सा? 5 साल पहले का। और 5 साल पहले का था तो अब का क्या होगा? दोनों के क्या हो जाएंगे? 5-5 जुड़ जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या भाई? 9 ए बराबर कितने हो गए? 54। तो ए बराबर हमारे पास कितना हो गया भाई? 54/9 यानी 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो पूछा किसका भाई? बी का। तो बी का अनुपात कितना है? 5 है। तो 6 पंजे 30 वर्ष। बी की आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। और ए की पूछे तो ए की क्या हो जाएगी? 4 गुणा में 6 यानी 24 वर्ष। तो दोनों का योग कितना रहा भाई? तो योग भी कितना रहा? 54 वर्ष। तो इस 40 की जगह आप लिखो 44। तो हमारे पास बी की आयु कितनी है? बी की आयु है 30 वर्ष। और ये हमारे पास किसकी है? ए की आयु है। और कौन सी है? वर्तमान। अगर इससे पहले की आयु पूछे तो इसमें से आप क्या कर दोगे? 5 घटा दोगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 19। इसमें से 5 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 25 है। और 5 साल पहले का योग भी कितना हो गया? 44। अनुमस्तिष्क का अन्य नाम है। किसका भाई? अनुमस्तिष्क का अन्य नाम क्या है? जीवन का वृक्ष है, पोन्स है, मेडुला है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मस्तिष्क का अन्य नाम क्या होता है भाई? तो मस्तिष्क का अन्य नाम है जीवन का वृक्ष। क्या होता है? इसका अन्य नाम है वो क्या है? जीवन का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नॉर्मल व्यक्ति में शुगर का लेवल होता है। किसके अंदर भाई? जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें शुगर का लेवल होता है 100 से 150 mg पर डेसीलीटर, 110 से 130 mg पर डेसीलीटर, 80 से 120 mg पर dl, 60 से 80 mg पर dl। तो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर क्या होता है? शुगर का लेवल होता है 80 से 120। कितना होता है? 80 से 120। नेक्स्ट अभी वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? के, ई, डी या उपरोक्त सभी? तो हमारे पास 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? ए, बी, सी, के, ई, डी। तो हमारे पास जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कौन से होते हैं? ये उपरोक्त सभी होते हैं। तो आपने ये नाम याद रखना, कीड़ा। क्या? कीड़ा। इसके साथ ए और आता है। क्या आता है? इसके साथ ए और आता है। ये चारों किसके अंदर होते हैं भाई? वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील हमारे पास होते हैं बी और सी। कौन से होते हैं? बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? किसकी भाई? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्लेमिंग ने, जोहानसन ने, रॉबर्ट हुक ने या उपरोक्त सभी ने?
गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दिए गए इनमें से किसने की थी भाई? जॉनसन ने की थी। और इसकी छोटी इकाई क्या होती है भाई? छोटी इकाई, तो इसकी छोटी इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन। कवक की कोशिका भित्ता, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जो कवक होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, फंगस, काइटिन, इनमें से कोई नहीं। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, फंगस, काइटिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। पचास करोड़ की लागत से गीतालय का निर्माण किया जाएगा। कितने भी? 50 करोड़ की लागत से गीतालय का निर्माण किया जाएगा। पिपली गांव में, चडूनी में, बापोली में, सोनीपत में। 50 करोड़ की लागत से गीतालय का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा भाई? चडूनी, चडूनी गांव में। गुरनाम सिंह चडूनी आपने सुना होगा, किसान नेता, वहां पे किया जाएगा। और ये कौन से, कहां से है? कुरुक्षेत्र। कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र के अंदर। विश्व अर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो विश्व अर्बल पार्क उद्घाटन कहाँ पे किया गया भाई? विश्व का जो अर्बल पार्क बनेगा उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व अर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है वो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? पंचकुला जिले के अंदर। कहाँ पे किया गया है? पंचकुला। हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? भूदान यानी भूमि का दान करना है, एक आंदोलन चलाया गया था। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो क्या करेगा? जमीन का दान करेगा। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा कवि था जिसने भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया था? उदयवान, सूरदास, गरीबदास, भाई परमानंद। तो उदयवान क्या थे भाई? हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। कौन? उदयभानुवंश। कौन थे? उदयभानुवंश। सूरदास, ये सूरदास कौन से गांव से थे भाई? सी गांव से थे। गरीबदास, गरीबदास का संबंध कहाँ थे? छुडानी धाम झज्जर से था। तो भूदान आंदोलन में भाग लेने वाले हरियाणा का कवि कौन सा था भाई? भाई परमानंद। कौन था? भाई परमानंद। अम्बावड़ा छावनी कब बनी थी? तो अम्बाड़ा के अंदर एक छावनी है, उसका निर्माण कब हुआ था? 1743, 1843, 1845, 1849। तो अम्बाला छावनी का निर्माण किस सन के अंदर हुआ था? 1743, 1843, 1845, 1849। तो कब हुआ था? तो इसका जो हुआ था भाई कब? 1843 के अंदर हुआ था। कब? 1843। हरियाणा से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 किसने जीता भाई? किसमें? हरियाणा से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 किसने जीता है? शिवांगी ने, पारुल ने, पूजा ने, मंजू ने। हरियाणा से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो ये किसने जीता भाई? ये जीता शिवांगी ने। किसने जीता है? शिवांगी ने। बाणभट्ट की भूमिका थी। तो किसकी भाई? बाणभट्ट की भूमिका थी। सेनापति था, अस्थाना कवि था, गृह मंत्री था, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। किसका था? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और कौन सी रचना लिखी ने? हर्षचरित।
कौन सी? हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। तो इसका क्या था भाई, ये क्या भूमिका थी इसकी? सेनापति था, अस्थाना कवि था, गृह मंत्री था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या था भाई? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, यानी अस्थाना कवि था। क्या था? अस्थाना कवि। जिन ढूंढा तीन पाइया पुस्तक लिखी है। क्या भाई? जिन ढूंढा तीन पाइया पुस्तक लिखी है। उद्यावान ने, दीपचंद ने, ओपी सिंह ने, ओपी जिंदल ने। तो जीन ढूंढा तीन पाइया पुस्तक लिखी है किसने? ओपी सिंह ने। किसने लिखी है? ओपी सिंह ने लिखी है। विजय संकल्प रैली 2019 हुई थी। तो जो विजय संकल्प रैली थी 2019 में, वो कहां पर हुई थी? तो ये बीजेपी की तरफ से की गई थी भी विजय संकल्प रैली 2019, जब बीजेपी की हरियाणा के अंदर दूसरी बार सरकार बनी थी। उससे पहले ये रैली की गई थी। हिसार में की गई थी, रोहतक में, झज्जर में, या पंचकुला में? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है विजय संकल्प रैली 2019 हुई थी? तो ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी रोहतक के अंदर। कहां पे हुई थी? रोहतक। हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास कहा जाता है किसको भी? हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास किसको कहा जाता है? मुंशीराम को, राजेंद्र खरकिया को, दीपचंद बैमन को, लक्ष्मी चंद को। तो मुंशीराम का जन्म कौन से गांव के अंदर हुआ था? जांडली गांव के अंदर। कहां पे? जांडली खुर्द के अंदर। तो प्रसिद्ध आजाद कवि है चौधरी मुंशीराम है। इनकी काफी रचनाएं हैं। जो आज के समय में जो चीजें घटित हो रही है, इन्होंने अपनी रागनियों के माध्यम से पहले ही बता दी गई थी। और छोटी सी उम्र में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। राजेंद्र खरकिया को क्या कहा जाता है? धरती पुत्र। क्या कहा जाता है? धरती पुत्र। तो हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास किसको कहा जाता है? दीपचंद बैमन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दीपचंद बैमन को। हरियाणा के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। क्या भाई? भारत के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। फरीदाबाद है, गुरुग्राम, पंचकुला, बावल। कौन अभी? उत्तर हरियाणा के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन है? फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग बना है। तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा विभाग है जो क्या है? पेपरलेस विभाग बना है। वो कौन सा विभाग है? हरियाणा स्कूल बोर्ड है, कृषि विभाग है, आईटीआई विभाग है, या जल विभाग है? तो ऐसा कौन सा भाई जो पहला पेपरलेस विभाग बना है? तो है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई क्या बना भाई? पहला पेपरलेस डिपार्टमेंट बना है। मछुआरों का स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तो मछुआरों का स्वर्ग द्वार किसको कहा जाता है? किसका? मछुआरों का। बड़खल झील, अतनीकुंड बैराज, मोरनी, उपरोक्त सभी। तो किसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है? तो मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? अथनी कुंड बैराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अथनी कुंड बैराज को। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? क्या भाई? भारत की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है? कालका, छछरौली, चंडी मंदिर, इनमें से कोई नहीं? तो छछरौली क्या भाई? यहाँ पे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसको हरियाणा का, भारत का मौसिन राम कहा जाता है। जैसे मौसिन राम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, वैसे हरियाणा के अंदर छछरौली यमुनानगर का गांव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश है। तो भारत की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है चंडी मंदिर के अंदर।
विश्व औषधालय 53,000 एकड़ में बना है। तो विश्व औषधालय 53,000 एकड़ में कहां पर बना है? गुरुग्राम, थानेसर, पंचकुला या उपरोक्त सभी में, यानी तीनों जगह बना है। तो कहां पे बना भाई? 53,000 एकड़ में विश्व औषधालय। तो ये कौन से में बना भाई? ये बना है पंचकुला में। कहां पे बना है? पंचकुला के अंदर। कहां पे बना है? पंचकुला के अंदर। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? क्या भाई गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? प्रजापति गौतमी, तपसमू बुल्लुक, महावीर, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रजापति गौतमी कौन थी भाई? मौसी थी इनकी। कौन थी? मौसी। कौन थी? मौसी। और ये क्या थी भाई? प्रथम महिला शिष्य थी। क्या थी? प्रथम महिला शिक्षक, महिला शिष्य। क्या थी? प्रथम महिला शिष्य थी। और इनके प्रथम शिष्य कौन बने थे? तो इनके प्रथम शिष्य जो बने थे वो तपसमू बुल्लुक बने थे। कौन है? तपसमू बुल्लुक। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये बौद्ध संगीति से आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 बौद्ध संगीति हुई थी और चारों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 483 बीसा पूर्व में कौन सी हुई थी? पहली। कौन सी हुई थी? पहली। कहां पे हुई थी ये? राजगिरा में हुई थी। कहां हुई थी? राजगिरा में। राजगिरा में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के। किसके? अज्ञात शत्रु के समय में ये हुई थी। और पूछा जाए भाई ये अजात शत्रु कौन से वंश के थे? तो ये आर्यक वंश के थे। कौन से थे? आर्यक वंश से। तो ये 4 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। और कहां पे हुई थी? राजगिरा के अंदर हुई थी। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। और ये कौन से का था भाई? आर्यक वंश का था। कौन से का? आर्यक वंश। 1 2 3 और ये 4 ही क्वेश्चन है इसे पूछे जाते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। और कहां पे हुई थी? वैशाली में। कहां पे हुई थी? वैशाली में। ये कहां पे हुई थी? वैशाली में। वैशाली में हुई थी। और किसके? काला शोक। कौन था भाई? काला शोक। किसके समय में हुई थी? काला शोक के। और कौन सा वंश था? नागवंश। कौन सा था? नागवंश। कौन सा वंश था इसका? नागवंश। उसके बाद 271 बीसी में अंदर कौन सी हुई थी भाई? तीसरी हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तीसरी। कहां पे? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पे? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? कहां पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। राजा कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। और पूछा जाता भाई अशोक कौन से वंश का था? तो ये था मौर्य वंश का। कौन से का था? मौर्य वंश का शासक था। कौन? अशोक। तो हमारे पास जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी वो कब हुई थी? 78 में। और कहां पे हुई थी? कुंडल वन के अंदर। कहां पे हुई थी? कुंडल वन में। कहां पे हुई थी? कुंडल वन में। और किसके समय में भी? कनिष्क के। किसके समय में हुई थी? कनिष्क। और कौन से वंश का था भी? कुषाण वंश का। कौन से का था? कुषाण वंश। तो ये हमारे पास 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी 383 में, तीसरी हुई थी 251 में और चौथी हुई थी 78 ईस्वी में। तो पहली में राजगिरा में था। कौन था भाई? अजात शत्रु था। और कौन से वंश का था? आर्यक वंश का था। दूसरा कितने? 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। किसके समय में? काला शोक के समय में। कौन से वंश का था? नागवंश का। तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। कौन था? अशोक था। और कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। चौथी हुई थी भाई कुंडलवन में। और किसके समय में? कनिष्क के समय में। और कौन से वंश का था? कुषाण वंश का था। तो हमारे पास आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट। 1494 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी भाई। किसने? 1494 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, जमेरिन ने, इनमें से कोई नहीं। तो 1494 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा था, कोलंबस था, जमेरिन था या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी भाई? तो ये की थी कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने की थी।
नेक्स्ट भाई, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? कौन? वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था भाई? 20 मई 1496 को, 20 मई 1497 को, 20 मई 1498 को, या 29 मई 1498 को। तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका स्वागत किसने किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी। स्वागतम किसने किया था? तो इसका स्वागतम किसने किया था? जैमेरिन ने किया था। वहां के जो शासक थे जैमेरिन ने उसका स्वागत किया था। और ये वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था भाई 20 मई 1498 को। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था भाई? क्या भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? लॉर्ड कैनिंग, जेम्स विल्सन, ए.ओ. ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था भाई? लॉर्ड कैनिंग क्या था भाई? ये था भाई अंतिम गवर्नर था भारत का। और पहला क्या था भाई? वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग क्या था भाई? ये था अंतिम गवर्नर। क्या था? अंतिम गवर्नर पूछे तो ये था भाई अंतिम गवर्नर। क्या था? अंतिम गवर्नर। और प्रथम क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था। क्या था? भारत का प्रथम वायसराय भी यही था और अंतिम गवर्नर भी यही था। तो भारत का बजट किसने पेश किया था भाई? जेम्स विल्सन ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था भाई? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस की। और हमारे इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1904 में, 1905 में, या 1906 में? तो बंगाल का विभाजन किसने किया था भाई? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और इसका जगह जगह पे क्या हुआ था अभी? विरोध हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। और कब किया था? 1903, 1904, 1905, या 1906? तो कब किया गया था ये? 1905 में किया गया था। ये था भाई हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो हरियाणा के अंदर टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपकी 4 से 4 वैकेंसी आने वाली है लाइनमैन की और ऐसे की। तो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। ये आपने जरूर लगा के देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी और आपको करने की जरूरत है। तो भर्ती कभी भी आ सकती है। ये मत सोचना भाई अभी आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 6 महीने में आएगी। तो जब भी भर्ती आए उससे पहले आपने अपनी तैयारी क्या कर लेनी है? मजबूत कर लेनी है। अगर आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवा जाएगी यूट्यूब के ऊपर, एमसीक्यू क्वेश्चन की भी। और इससे पहले हमने थ्योरी का सिलेबस भी करवा दिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छे प्रकार से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।